हेलो क्लास। आज हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी में उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो वे लघुत्तम शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, वे लघुत्तम शब्दांश जो अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्दों के आदि में मतलब कि शुरू में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। मतलब कि वे छोटे से मतलब शब्दों के अंश, जो शब्दों के अंश रहेंगे वो बहुत छोटे होंगे, तो वे लघुत्तम शब्दांश जो अन्य शब्दों मतलब कि जो दूसरे शब्दों के आदि मतलब कि शुरुआत में या आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यदि कोई शब्द हो हार और एक शब्दांश हो आ, ठीक है, आ एक शब्दांश है जो लघुत्तम शब्दांश कहलाएगा, और हार एक अन्य शब्द है, तो हार के आदि में मतलब कि आरंभ में आ जुड़ गया, हार के आरंभ में आ जुड़ गया तो बन गया आहार। देखिए हार का मतलब होता है फेल होना, मतलब कि असफल हो जाना। ठीक है, अब असफल शब्द था, उसके सामने हमने एक लघुत्तम शब्दांश आ जोड़ा, तो इसका अर्थ, इसका पूरा शब्द बन गया, नया शब्द बन गया आहार, और इस नए शब्द का अर्थ होता है खाना। मतलब इस हार शब्द का अर्थ बदल गया आ शब्दांश के जुड़ने से। तो ये जो आ शब्दांश है यही उपसर्ग कहलाता है। मतलब यदि किसी लघुत्तम शब्दांश के किसी शब्द के आदि में जुड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो ऐसे शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हार के सामने आ जोड़ा तो बन गया आहार, और आहार का मतलब होता है खाना। वैसे ही हार के सामने लगा दिया प्र, तो बन गया प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है चोट। वैसे ही हार के साथ में यदि वी उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा विहार, विहार का अर्थ होता है भ्रमण। संहार, श प्लस हार, संहार, इसका अर्थ होता है विनाश। वैसे ही उप प्लस हार तो बन गया उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट में दी जाने वाली वस्तु। तो इस तरीके से ये किसका अर्थ है, उपसर्ग का मतलब होता है। यहाँ देखेंगे ऊपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट है कि हार का मतलब होता है पराजय। जैसे मैंने बताया ना कि हार का मतलब होता है पराजय या असफलता या फेल होना। पराजय या माला, शब्द से पहले आ, देखिए यहाँ पे आ लगाया, फिर प्र लगाया, फिर वी लगाया, फिर श लगाया, फिर उप लगाया, तो शा ओ तथा उप शब्दांश को जोड़ा गया, जिससे बनने वाला प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल गया। आ, प्र, वी, श और उप उपसर्ग हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग का अपना एक विशेष अर्थ होता है, मतलब अपना खास अर्थ होता है उपसर्ग का। चलिए आगे देखते हैं। वे अपने आप में पूर्ण नहीं होते, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये अपने आप में पूरे नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनको किसी दूसरे शब्द पे जोड़ना पड़ता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। उन्हें किसी शब्द के साथ उसके पहले जोड़ा जाता है। उपसर्गों को किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। इस प्रकार शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्गों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं? तत्सम का अर्थ हमें पता है कि जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, तो ऐसे उपसर्ग जिनका प्रयोग, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, तो वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, सु, दु आदि, ये सब तत्सम उपसर्ग हैं। सेकेंड है हमारे तद्भव उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों से विकसित होकर जो हिंदी में प्रयोग हुए हैं। जैसे अध, संस्कृत अर्ध, आओ, संस्कृत आओ, उन, संस्कृत
ऊन आदि। तो ये सब शब्द जो हैं ये संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं और इन्हें बोलते हैं तद्भव उपसर्ग। नेक्स्ट है आगत उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, इस प्रकार के उपसर्गों में अधिक संख्या अरबी फारसी के उपसर्गों की है, जैसे बा, बे, बिला, गैर, बद, ला आदि। ये सब आपके आगत उपसर्ग हैं, मतलब जो विदेशी भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं वो होते हैं आगत उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्ग हमें नाम से ही पता है कि ये संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में उपसर्ग है, उसका अर्थ है और उनसे बनने वाले यौगिक शब्द हैं या उनके उदाहरण हैं। तो पहला हमारा तत्सम उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या सामान। तो यदि हम अनु के साथ में करण शब्द को जोड़ दें तो अनुकरण बन जाता है। गामी को जोड़ दें, गामी के साथ में अनु जोड़ दें तो अनुगामी, अनुज, अनुचर, अनुराग, अनुभूत, अनुवाद, अनुरूप, अनुशासन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अनु शब्द के जुड़ने से या अनु शब्दांश से जुड़ने से ये करण का अर्थ बदल जाता है। जैसे गामी के साथ में अनु जुड़ने से ये अनुगामी बनता है और गामी शब्द का अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। जैसे यहाँ पे अनुवाद, अनुवाद में वाद मतलब बातें करना, ठीक है, वाद मतलब बातें करना, उसके साथ में अनु शब्दांश का यानी कि अनु उपसर्ग के जुड़ने से ये शब्द अनुवाद बन गया और इसका अर्थ है, अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है, यानी कि उसको सरल भाषा में बताना, ये कहलाता है अनुवाद। वैसे ही अनुरूप, रूप के साथ अनु जुड़ गया, शासन के साथ में अनु जुड़ गया, ठीक है, शासन मतलब कि राज करना और अनुशासन मतलब कि नियमों का पालन करना, ठीक है। तो इस तरीके से शासन शब्द का अर्थ अनु के जुड़ने से बदल गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास में अप उपसर्ग। ये भी तत्सम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है हीन, बुरा, अपूर्ण, ठीक है, और इसके यौगिक शब्द बनते हैं अपकार, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपवाद, अपव्यय, अपहरण, ठीक है। देखिए हरण, ठीक है, यहाँ पे हरण के साथ में अप जुड़ा हुआ है, व्यय के साथ में अपव्यय जुड़ा हुआ है, वाद के साथ में अप जुड़ा हुआ है, अपवाद हो गया, यश के साथ में अपयश, जैसे यश मतलब कि नाम कमाना, वाहवाही, और अपयश यानी कि बुराई, यानी कि नाम खराब हो जाना। मान का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, और अप के जुड़ने से होता है सम्मान ना होना, अपमान होना, ठीक है, जैसे कार, अपकार। अब नेक्स्ट है आओ। आओ का अर्थ होता है नीचे, बुरा या हीन। जैसे आओ जुड़ गया किसके साथ में, कास के साथ में, तो क्या बन गया आओ कास। गुण के साथ में आओ जुड़ गया तो आओ गुण, गुण यानी कि विशेषता, ठीक है, और अवगुण यानी कि बुरी विशेषता। अवतार, अवनति, अवशेष, अवसान, अवरोह। नेक्स्ट है अति। अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है, और इससे बनने वाले यौगिक शब्द हैं अत्यधिक, अत्याचार, अत्यानंद, अतिक्रमण, अत्यंत, अतिरिक्त, ठीक है। तो ये शब्द इसके यौगिक शब्द हैं या ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या पास, और इसके उदाहरण हैं अध्ययन, अध्यक्ष, अधिकार, अधिनायक, अधिपति और अधिवास। अभी के लिए आपके पास में अर्थ होता है सामने, चारों ओर या विशिष्ट। जैसे इसके यौगिक शब्द बन जाएंगे अभ्यागत, अभीष्ट, अभिनव, अभिलाषा, अभियान, अभियोग। नेक्स्ट है आ के हैं, आ का अर्थ है सहित या तक। आकर्षण, आगमन, आचरण, आजीवन, आमरण, आबाल। नेक्स्ट है उत का है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। इसके उदाहरण हैं उत्कर्ष,
उद्गम, उद्धार, उन्नति और उत्पत्ति। नेक्स्ट है उप। उप के हैं समीप या छोटा। उप का अर्थ है समीप या छोटा। इसमें लगने वाले शब्द हैं, इससे बनने वाले शब्द हैं उपचार, जैसे चार, चार मतलब एक संख्या है, लेकिन उप जुड़ गया तो बन गया उपचार। उपचार का अर्थ होता है इलाज। उपकार, उपभेद, उपसर्ग, उपस्थित। दुर या दुस। दुर या दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन, और इसके उदाहरण हैं दुराग्रह, दुष्कर, दुर्घटना, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्लभ और दुर्बल। दुस्साहस, दुष्कर्म और दुष्साध्य। नेक्स्ट है निस या निर। इसका अर्थ है रहित या विपरीत। इसके एग्जाम्पल है निष्कपट, निश्चल, निश्चिंत, निश्चय, निश्चल, निस्तेज, निस्तेज, निस्सार, निरपराध, निरुपाय, निराकार, निर्गुण, निरंजन, निर्जल, निर्धन और निर्मल। नेक्स्ट उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। इसके एग्जाम्पल हैं पराक्रम, पराजय, पराधीन, पराभव और पराकाष्ठा। नेक्स्ट है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर या ऊपर। इसके एग्जाम्पल है परीक्षा, परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परिपक्व, परित्याग। नेक्स्ट है प्र। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। इसके एग्जाम्पल हैं प्रकाश, प्रगति, प्रताप, प्रचार, प्रमोद, प्रयोग, प्रबल, प्रसार, प्रलय। प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या आगे। इसके एग्जाम्पल हैं प्रतिकार, प्रतिगामी, प्रतिदान, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि और प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है वी। वी का है विशेष या भिन्न। इसके यौगिक शब्द हैं विज्ञान, विकास, विभाग, विदेश, विवाद, वियोग, विशेष और विहार। नेक्स्ट शब्द है नी। नी का अर्थ है निषेध या अभाव। इसके यौगिक शब्द हैं निमग्न, निबंध, नियोग, निवास, निवारण, निषेध। नेक्स्ट शब्द है स। सा के शब्द हैं शहित या अच्छा। एग्जाम्पल हैं सप्रेम, सपूत, सहित, सादर, सपरिवार। नेक्स्ट शब्द है सु। सु के हैं अर्थ है अच्छा, और इसके एग्जाम्पल हैं सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुपथ, सुयोग, सुलभ, सुबोध और स्वागत। सम। नेक्स्ट है सम। सम का है अच्छा या पूर्ण। अर्थ इसका है अच्छा या पूर्ण। एग्जाम्पल हैं संकल्प, संगम, संगति, संतोष, संपूर्ण और संहार। आगे है हमें संस्कृत अवयव उपसर्ग रूप में। कुछ के संस्कृत के अवयव भी हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अ। ठीक है, अ जो है व्यंजन से पहले लगता है। किससे पहले लगता है? व्यंजन से पहले, और इसका अर्थ होता है विपरीत। इसके यौगिक शब्द हैं अकार्य, अधर्म, अभाव, अज्ञान, अन्याय और असत्य। तो आप देख पा रहे हैं कि क व्यंजन है, ध व्यंजन है, भ व्यंजन है, ज्ञ व्यंजन है, तो सभी क्या होते हैं? ये व्यंजन के पहले ही लगता है अ उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है अन। अन जो है वो स्वर से पहले, तो ये क्या कहाँ लगते हैं? स्वर से पहले लगते हैं। जैसे कि विपरीत, इसका अर्थ होता है विपरीत। और यहाँ पे देखेंगे आप अनर्थ। अनर्थ देखिए यहाँ पे अ जो है वो क्या है? हमारा साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्थ में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया? अनर्थ। अर्थ के साथ में अन
हमारा उपसर्ग जुड़ गया और शब्द बन गया अनर्थ। तो हमेशा अन जो है वो स्वर से पहले जुड़ते हैं। जैसे कि अनंत, तो अनंत में अन जुड़ा हुआ है अंत के पहले, ठीक है। यहाँ पे शब्द क्या था, अंत, और अंत के पहले जुड़ा है अन, तो क्या बन गया, अनंत। जैसे अनादि, अन प्लस आदि, अन प्लस आदि, तो आदि के पहले जुड़ा है अनादि, तो अ जो था वो क्या था, स्वर था। वैसे अनार्य, अनार्य में अन जुड़ा हुआ है आर्य के पहले, ठीक है। अनावश्यक, तो अन जुड़ा है आवश्यक के पहले। तो देखेंगे आप हर एक जगह पे क्या है, एग्जाम्पल पे अ के सामने या स्वर के सामने अन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है स। ये संस्कृत अव्यय हैं जिनका उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। स है, श का अर्थ होता है साथ, और ये देखिए इसके एग्जाम्पल हैं सकल, सजल, सजन, सजीव, सफल, सविनय और सहर्ष। नेक्स्ट है सह। सह का है साथ। साथ क्या है, साथ इसका अर्थ है, और इसके एग्जाम्पल हैं सहानुभूति, सहोदर, सहकर्मी, सहधर्मी, सहपाठी और सहयोगी। नेक्स्ट है सत। सत में ये देखेंगे आप कि ये आधता को दिखाता है, नीचे हलंत लगा है, मतलब कि ये आधता को दिखाता है। सत, ये इसका अर्थ होता है अच्छा। इसके एग्जाम्पल है सत्कर्म, सदाचार, सज्जन, सद्भाव, सत्संग। जैसा कि आप जानते हैं जब हम सदाचार का संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है सत प्लस आचार। कैसे बनता है ये, सत, ऐसा सत जुड़ा होता है प्लस आचार, तो ये बन जाता है सदाचार। वैसे ही सज्जन का सत धन जन, ठीक है। वैसे ही सत्कर्म का सत प्लस कर्म, सत प्लस भाव, सत प्लस संग। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ज यहाँ पे और जन ये संधि के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है कौन सा प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग सत। नेक्स्ट है स्व। स्व का होता है अर्थ अपना, और इसके एग्जाम्पल है स्वाधीन, स्वजन, स्वतंत्र, स्वदेश और स्वराज्य। नेक्स्ट वर्ण है कु। नेक्स्ट उपसर्ग है कु। कु का अर्थ होता है बुरा, और इसके उदाहरण हैं कुकर्म, कुपुत्र, कुमति, कुमार्ग और कुरूप। नेक्स्ट है अधः। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, और इसके एग्जाम्पल हैं अधोगति, अधः पतन, अधोलिखित। पुनः। पुनः का है फिर। पुनः का अर्थ है फिर। पुनरागमन, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। विशेष यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है, कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों के योग से भी शब्द की रचना होती है। मतलब एक से ज़्यादा उपसर्ग लगाकर भी हम शब्द बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उपसर्ग, मूल शब्द और उनसे बना हुआ शब्द। यहाँ पे देखिए कि स्व, ठीक है, स्व प्लस अभी, स्व प्लस अभी। स्व भी हमारा उपसर्ग है और अभी भी हमारा उपसर्ग है, और मूल शब्द है मान, तो स्व अभिमान, तो क्या बन जाएगा, स्वाभिमान। तो देखिए दो उपसर्गों से मिलकर एक शब्द में जोड़ा, दो उपसर्गों को एक शब्द में मिलाकर जोड़ा, तो हमारा शब्द बना है स्वाभिमान। वैसे ही नेक्स्ट है वी प्लस आओ। तो वी और आओ दोनों ही हमारे क्या हैं, उपसर्ग है, और इसको जोड़ा है हमने स्था शब्द से, तो क्या बन गया, व्यवस्था बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सद प्लस आ। सद भी हमारा उपसर्ग है और आ भी हमारा उपसर्ग है, जिसे हमने चार पे जोड़ा तो बन गया सदाचार। वैसे ही वी प्लस अब, और इसको जोड़ा हमने हार पे, तो व्यवहार हमारा शब्द बन गया। नेक्स्ट है दुर प्लस वी प्लस आओ, और इसको जोड़ा हमने हार पे, तो बन गया दुर्व्यवहार। वैसे सु प्लस वी प्लस आओ, इसको जोड़ा स्था से, तो ये बन गया सुव्यवस्था। और नेक्स्ट है अ प्लस सु, तो क्या बन गया, अ प्लस सु को जोड़ा हमने रक्षा से, तो बन गया असुरक्षा। तो कभी कभी क्या होता है, एक या एक से दो या दो से ज़्यादा उपसर्ग जोड़ के भी हम नए शब्द की रचना कर सकते हैं।
सेकेंड नंबर में आता है हमारा तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से शब्द आए हुए हैं उनका हिंदी में प्रयोग होता है, वो तद्भव होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है हमारा अ उपसर्ग, ठीक है। इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, ठीक है। इसका शब्दों में प्रयोग है अचर, अजर, अमर, अथाह, अटल और अछूत। चर मतलब चलने वाला और अचर मतलब कि ना चलने वाला, ठीक है, स्थिर। अन्न, अन्न का अर्थ है रहित या निषेध, जैसे कि अनागत, इसमें अन्न जुड़ा हुआ है आगत के साथ में। अनजान, जान मतलब कि जान के प्लस में जुड़ा है अन, जान मतलब कि जीवन भी होता है लेकिन इसके साथ में अन जुड़ गया तो अनजान हो गया, जिसका अर्थ हो गया जिसको पहचानते नहीं हैं या जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, वो अनजान। तो यहाँ पे जान का अर्थ बदल गया अन के जुड़ने से। वैसी अनपढ़, अनहोनी। नेक्स्ट है हमारे पास में अध। अध का अर्थ होता है आधा, इसके शब्द में प्रयोग है अध कचरा, अध पका, अध खिला, अध मरा। उन, कम के साथ में जुड़ेगा, उन का अर्थ होता है कम और इसके शब्द हैं 19, 29, 49, 59, 69। नेक्स्ट शब्द है औ, ये जुड़ेगा, इसका अर्थ होता है हीन या रहित। इसके शब्द में प्रयोग हैं अवगुण, अवतार, अवसर। नेक्स्ट शब्द है दू, नेक्स्ट उपसर्ग दू है, इसका अर्थ होता है हीन। इसका अर्थ है इसका प्रयोग है दुबला। दू, दवी, दो, इसका अर्थ होता है दो और इसके उदाहरण हैं दुगना, दुभाषिया, दुराहा, दुमुआ। नेक्स्ट उपसर्ग है ती, ती का अर्थ होता है तीन। इसके एग्जाम्पल हैं तिको, तिपाई, तिमाही, तिराही। नेक्स्ट है चौ, चौ का अर्थ होता है चार, चौकन्ना, चौपाई, चौमासा, चौरासा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है पर, जिसका अर्थ होता है बाद का या दूसरा। इसके एग्जाम्पल है परोपकार, परदेश, परलोक। नेक्स्ट उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा और इसके एग्जाम्पल हैं भरपूर, भरपेट, भरमार और भरसक। नेक्स्ट उपसर्ग है क या कु, इसका अर्थ होता है बुरा और इसके वाक्य शब्द हैं कपूत, कुदिन, कुचाल और कुरूप। नेक्स्ट है श या सु, स या सु, इसका अर्थ है साथ या फिर अच्छा और इसके एग्जाम्पल हैं सपूत, सगुन, सुजन, सुघड़। नेक्स्ट है नी, नी का अर्थ होता है बिना या निषेध। इसके उदाहरण हैं निहत्था, निडर, निकम्मा और निहाल। नेक्स्ट है चौ, चौ का अर्थ होता है चार, जिसके एग्जाम्पल हैं चौपाया, चौमासा और चौराहा। नेक्स्ट है बिन, बिन का अर्थ है बिना या निषेध और इसके एग्जाम्पल हैं बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन देखा और बिन बात। नेक्स्ट है हमारे पास में आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग मतलब जो दूसरी भाषा से आए हो, दूसरे विदेशों से आए हो, ऐसे उपसर्ग आगत उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हैं और उनके अर्थ हैं और उनके शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है हमारे पास में अल, अल का अर्थ होता है निश्चित। इसके एग्जाम्पल हैं अलबत्ता, अलबेला, अलमस्त। नेक्स्ट है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा और इसके एग्जाम्पल हैं कम अकल, कमज़ोर, कम वक्त और कमशिन। नेक्स्ट है खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा और इसके एग्जाम्पल हैं खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू और खुश दिल। नेक्स्ट है गैर, गैर का अर्थ है बिना या उल्टा। इसके एग्जाम्पल हैं गैर कानूनी, गैर मुनासिब, गैर मुमकिन, गैर मुल्क और गैर हाजिर। नेक्स्ट है दर, दर का अर्थ है में और इसके एग्जाम्पल हैं दरअसल, दरकार, दरख्वास्त और दरमियान।
नेक्स्ट है ना। ना का अर्थ होता है नहीं, और इसके एग्जाम्पल हैं नापसंद, नाबालिग, नामालूम, नामुमकिन और नालायक। नेक्स्ट है ब का अर्थ है सहित या अनुसार। इसके एग्जाम्पल हैं बखूबी, बदसूरत, बदौलत और बहैसियत। नेक्स्ट है बा का अर्थ है अनुसार, बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा और बामौका। नेक्स्ट है बद का अर्थ है बुरा, बद इखलाक, बद किस्मत, बद चलन, बदनाम, बदमाश, बदबू और बदतमीज़। नेक्स्ट है बे, और बे का अर्थ है बिना या रहित। इसके एग्जाम्पल है बेअकल, बेइज्जत, बेईमान, बेकसूर, बेगार, बेचैन और बेरहम, बेशक, बेसहारा। नेक्स्ट है ला का अर्थ है बिना, लाइलाज, लाजवाब, लापता, लापरवाह और लावारिश। नेक्स्ट है हम का अर्थ है आपस का या साथ, हमजोली, हमदर्द, हमवतन, हम सफ़र, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर एक, हर एक, हर घड़ी, हर दम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे उपसर्ग जो मैंने आपको बताए ये हमारे आगत उपसर्ग हैं, और ये उपसर्ग कहलाते हैं उर्दू फ़ारसी उपसर्ग। उर्दू फ़ारसी उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला है हमारा सब, इसका अर्थ होता है नीचे या अधीन, और इसके एग्जाम्पल हैं सब जज, ये जज के सामने जुड़ता है सब, तो सब जज बन जाता है, मतलब जज के नीचे काम करने वाला सब जज। वैसे ही सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। नेक्स्ट है असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है वाइस का अर्थ होता है सहायक, इसके एग्जाम्पल हैं वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है डिप्टी का अर्थ होता है उप या सहायक, इसके एग्जाम्पल हैं डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। नेक्स्ट है जनरल का अर्थ होता है प्रधान, इसके एग्जाम्पल हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट है चीफ का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य, ये इसके एग्जाम्पल हैं चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है हेड का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य, इसके एग्जाम्पल हैं हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर और हेड क्लर्क। इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे उपसर्ग खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। देखिए अभी हमने उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग क्या लगते हैं, शब्दांश जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। अब जो ये प्रत्यय होंगे वो शब्द के अंत में जुड़ेंगे और उस शब्द का अर्थ बदल देंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश, मतलब कि शब्द का भाग जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बचपन, सुंदरता, मनुष्यत्व, धनहीन, बलशाली, खिलाड़ी, बनावट, चतुराई आदि। यहाँ पन, ता, त्व, हीन, शाली, आड़ी, आवट आदि प्रत्यय हैं। देखिए बच पे लगा है पन, सुंदर पे लगा है ता, मनुष्य पे लगा है त्व, धन पे लगा है हीन, बल पे लगा है शाली, खिलाड़ी पे लगा है आड़ी, खिल पे आड़ी, बनावट पे लगा है आवट, चतुर पे लगा है आई। तो ये सब क्या है, प्रत्यय हैं जिन्होंने इन शब्दों का अर्थ बदल दिया। तो ये सब कहलाते हैं प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यय शब्दांश या शब्द खंड होते हैं। ये देखिए शब्दों का खंड होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इनको जब शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है तभी इनका अर्थ होता है। नेक्स्ट है आगे
किसी शब्द के अंत में जुड़कर ये उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, मतलब उसके गुणों को दिखाने लगते हैं। विशेषता उत्पन्न करना मतलब उनके उस शब्द के गुण को दिखाने लगते हैं। जैसे बचपन, ठीक है, तो ये दिखा रहा है उसका गुण, क्या, बचपन का गुण दिखा रहा है। सुंदरता, सुंदर का गुण बता रहा है, सुंदरता। मनुष्य का गुण दिखा रहा है, मनुष्यत्व। धन का गुण दिखा रहा है, हीन, धन की कमी। तो ये इस तरीके से उसकी विशेषता उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय जिसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय जिसे बोलते हैं नॉमिनल सफिक्स। तो हमारा पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे, जो प्रत्यय धातु क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़े जाते हैं। मतलब जो क्रिया मतलब वर्ब जो होती है उसका जो मूल रूप मतलब कि पहला रूप जो होता है उसके साथ में जो जोड़े जाते हैं, यानी कि धातु, जो प्रत्यय धातु मतलब कि क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़े जाते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम, तो उससे बोलते हैं अंत में जोड़े जाते हैं और नए रचित शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि इनके योग से नए बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। देखिए, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जो इनसे जो बदलाव होगा और जो नए शब्द बनेंगे वो या तो विशेषण होंगे या तो फिर संज्ञा होंगे। जैसे कि कमाना, कमाना ये क्रिया है, ये धातु का मूल रूप है, तो कमाना पे आऊ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, कमाऊ। मतलब जो कमाने वाला होता है उसको बोलते हैं कमाऊ। तो ये उसका कमाने वाले की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये है विशेषण। दूसरा है हमारे पास में लिख। लिख क्रिया पे आई जुड़ गया तो बन गया लिखाई, और लिखाई क्या है, संज्ञा है। तो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। मतलब ऐसे प्रत्यय जो धातु के मूल रूप में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं मतलब ये जो शब्द बने ये क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अब हमारे पास में जो कृत प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 5। पहला है कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। चलिए हम एक एक को पढ़ें। नंबर 1 है कृतवाचक प्रत्यय। पहला है हमारा कृतवाचक प्रत्यय। प्रत्ययों में कृतवाचक संज्ञा शब्दों अर्थात क्रिया के करने वाले का बोध होता है। मतलब कृतवाचक में करने वाला प्रधान होता है, कर्म मतलब जो काम कर रहा है वो व्यक्ति इसमें खास होता है, वो होता है कृतवाचक। जैसे लूट, लूट कौन करेगा, कोई व्यक्ति, तो लूट करने वाला जो है वो इसमें क्या है, ये व्यक्ति जो है उसका बोध हो रहा है, करने वाले का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के करने वाले का बोध, ये क्रिया को कर रहा है, कौन कर रहा है, एक कोई व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, लूट करेगा, तो करने वाले का बोध होता है। तो ये लूट प्लस एरा तो क्या बन गया, लुटेरा। पाठ प्लस अक तो क्या बन गया, पाठक। अब हम इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे कृतवाचक के प्रत्यय और उससे निर्मित शब्द। पहला है वाला, तो इसके शब्द बन जाएंगे चाहने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, जाने वाला। अक, अक का जुड़ गया चालाक, चाल पे अक जुड़ जाएगा तो चालाक। धाव पे अक जुड़ जाएगा धावक। पाठ पे अक जुड़ जाएगा पाठक। लेख पे अक जुड़ जाएगा लेखक। पाल पे अक जुड़ जाएगा पालक। वैसे आँख तैराक। आऊ कमाऊ, उड़ाऊ, खाऊ, टिकाऊ, चलाऊ और बिकाऊ। अक्कड़ घुमक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़ और पियक्कड़। नेक्स्ट है आका, आका का बन जाएगा लड़ाका, धमाका, उड़ाका और धड़ाका। नेक्स्ट है आड़ी, आड़ी का बन जाएगा अनाड़ी, खिलाड़ी। आलू, आलू का बन जाएगा झगड़ालू, दयालु। इया, इया का बन जाएगा घटिया, यहाँ पे घट के साथ में इया जुड़ा हुआ है तो बन गया घटिया। छोटा ई है इसलिए छोटी की मात्रा यहाँ पर बन गई है। घटिया, बढ़िया। इयल, अड़ियल, देखिए यहाँ पे भी छोटी की मात्रा। अड़ियल, सड़ियल, मरियल। नेक्स्ट है ईयल,
यल का क्या बन जाएगा, इसके भी बन जाएंगे। ये तो आपका हो गया अड़ियल, सरियल, मरियल। एरा, लुटेरा, कमेरा और ममेरा। देखिए यहाँ पे भी छोटा ए है, इसलिए एक ही मात्रा आपकी लगी हुई है। अब देखेंगे एया, तो यहाँ पे बड़ा ए है, इसलिए डबल मात्रा मतलब ऐ की मात्रा से ये जुड़ जाएंगे। गव प्लस अय्या तो गवैया। पढ़ प्लस अय्या मतलब पढ़ैया। लड़ प्लस अय्या तो लड़ैया। नेक्स्ट है सार, सार से बना मिलनसार। हार, हार से बना सिरजन, सिरजनहार। राखन हार, पालन हार। तो कृत प्रत्यय का अब हमारे पास में आ गया सेकेंड प्रकार। अभी हमने पढ़ा कृतवाचक, अब हम पढ़ेंगे कर्मवाचक। तो कर्मवाचक क्या होता है, प्रत्ययों से निर्मित शब्दों से कर्म का बोध होता है। जैसे सूंग, सूंग मतलब कि सूंग धातु है प्लस नी इक्वल क्या हो जाता है, सूंग नी। तो सूंग नी, इसमें कर्म का पता चलता है, कर्म का, ठीक है, कर्म पता चलता है इसमें। जैसे सूंग, सूंग है क्या है, कर्म है, तो सूंग नी जो बन गया, यहाँ पे सूंगनी शब्द बन गया जो प्रत्यय के जुड़ने से बन गया। तो सूंग क्या है, ये कर्म को बता रहा है। एग्जाम्पल हैं इसके प्रत्यय और इसके निर्मित शब्द। जैसे कि ना प्रत्यय, तो गा के साथ में जोड़ा ना। गा एक कर्म है कि नहीं, गाना एक कर्म है कि नहीं, तो गा एक कर्म है। तो यहाँ पे कर्म का पता चलता है, वो होते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। तो ये कर्मवाचक प्रत्यय किसका प्रकार है, कृत प्रत्यय का प्रकार है। और ये दूसरा प्रकार है, पहला था हमारा कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, ठीक है। तो गा के साथ में ना जुड़ा गाना, ओढ़ के साथ ना जुड़ा ओढ़ना। अब सेकेंड है नी, तो ओढ़नी, चटनी, सूंघनी। औना, बिछौना, खिलौना। आवना, डरावना, लुभावना और सुहावना। अब हमारा कृतवाच्य का तीसरा प्रकार आ रहा है, वो है करणवाचक। प्रत्ययों से निर्मित शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है। क्रिया के साधन का मतलब कोई भी क्रिया जो हो रही है वो किस साधन से, मतलब किस युक्ति का प्रयोग करके आप उस क्रिया को कर रहे हैं, उसका बोध होता है। जैसे कि यदि आप चल रहे हो, तो चल रहे हो तो क्या करके चल रहे हो, चप्पल पहन के चल रहे हो। तो चप्पल पहन के चल रहे हो तो चलना तो आपकी क्रिया है। तो चलने की क्रिया किस साधन से कर रहे हो आप, चप्पल से कर रहे हो। तो चप्पल क्या हो जाता है, साधन हो जाता है। तो ऐसे प्रत्ययों को बोलते हैं करणवाचक प्रत्यय। जैसे कि एग्जाम्पल है मथ, यहाँ पे धातु है, और आनी यहाँ पे प्रत्यय है, तो क्या बन गया, मथानी। किसी भी चीज़ को आप किससे मथते हो, मथानी से मथते हैं। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है प्रत्यय है आ, और एग्जाम्पल है घेरा, भूला, झूला, झटका, भटका। नेक्स्ट प्रत्यय है अन, बेलन, ढक्कन, झाड़ना, झाड़ना या झाड़न। आनी, कहानी और मथानी। ई, फांसी और रेती। ऊ, बड़ा ऊ है इसलिए बड़ू की मात्रा, बड़ी ई है इसलिए बड़ी की मात्रा। ऊ है तो झाड़ू, नी है तो कतरनी, धोकनी और सुमरनी। नेक्स्ट है हमारे पास में भाववाचक प्रत्यय। प्रत्ययों से निर्मित शब्द से भाव का बोध होता है, उसे बोलते हैं भाववाचक प्रत्यय। जहाँ पे आपको भाव का बोध होता है, तो वहाँ पे जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, ये शब्द किसको बताते हैं, भाव को बताते हैं, और इसे ही बोलते हैं भाववाचक प्रत्यय। तो जैसे कि पढ़ एक धातु है, उसमें प्लस कर दिया हमने आई प्रत्यय, तो बन गया पढ़ाई। तो पढ़ जो है ये भाव को बता रहा है और बन गया पढ़ाई। लिख प्लस आवट, लिखावट। इसके और भी एग्जाम्पल हैं प्रत्यय और उनसे निर्मित शब्द। पहला प्रत्यय है आई, इससे बना कढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ाई, लड़ाई, लिखाई और बुनाई। नेक्स्ट है आन, आन से बना उठान, उड़ान, कटान, लदान। नेक्स्ट बना आप, आप से बना है मिलाप और विलाप। आवट,
थकावट, दिखावट, मिलावट, बनावट, बुनावट, सजावट, रुकावट, आहट, घबराहट, चिल्लाहट, आओ, घिराओ, चढ़ाओ, फैलाओ, बहाओ। नेक्स्ट है आवा, चढ़ावा, छलावा, भुलावा, पछतावा, पहनावा और बुलावा। अब है हमारा लास्ट प्रकार क्रियावाचक। ये भी हमारा क्या है, एक कृत प्रत्यय का टाइप है, जिसे बोलते हैं जिन प्रत्ययों से बने शब्द क्रियापरक, संज्ञा, विशेषण, अव्यय अथवा विशेष अर्थ, द्योतक क्रियाओं का बोध कराते हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब जिसमें संज्ञा का पता चले, विशेषण का, अव्यय का और विशेष अर्थ का, तो वो होते क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे भाग, भाग क्या है, एक मूल धातु है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए तो भागता हो जाएगा। फिर भागता के साथ में हुआ प्रत्यय जोड़ दिया तो बन जाएगा भागता हुआ, जो कि वर्तमान कालिका क्रियावाचक कृदंत है, जो कि एक कृदंत है, मतलब कृतवाच्य है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं प्रत्यय और उससे निर्मित शब्द ता। चल एक आपकी मूल धातु है, चल पे ता जोड़ा, चलता। चढ़ता, पढ़ता, बहता विशेषण और क्रिया का वर्तमान कालिक रूप है, प्रेजेंट फॉर्म है ये। ठीक है, ता हुआ तो आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, खेलता हुआ, तो ये होगा विशेषण। नेक्स्ट है या, जैसे कि आया, खोया, रोया, सोया, पिया, ये सब भूतकाल को दिखा रहे, तो ये भूतकालिक क्रियावाचक हैं। ना, आना, जाना, गाना, दौड़ना, बैठना, चलना, ये सब क्या है, सामान्य क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है कर, खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, हंसकर, ये है सब पूर्वकालिक क्रियाएं। ते ही, खाते ही, पीते ही, जाते ही, कहते ही, ये सब है तात्कालिक क्रिया। नेक्स्ट है ते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रकार प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्येक क्रिया की धातु से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्या थे, धातु के अंत में जोड़ते थे, लेकिन तद्धित प्रत्यय रहेंगे वो संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के अंत में जुड़ेंगे, इन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे कि मानव, मानव एक क्या है, संज्ञा है, और मानव के साथ में जुड़ा ता तो बन गया मानवता। जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, इसके साथ में जुड़ गया पन, तो क्या बन गया, अपना पन। तो मधुर विशेषण है और मधुर के साथ में इमा जुड़ गया तो मधुर रिमा। तो तद्धित और कृत प्रत्यय पे अंतर ये है कि कृत प्रत्यय जो है वो धातु के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं और कृत प्रत्यय के साथ जुड़ने वालों को कृदांत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय के साथ जुड़ने वालों को तद्धितांत बोलते हैं। तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के हो रहे थे, तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर कार्य के करने वाले, मतलब कि कर्ता जो काम को कर रहा है उसका बोध कराते हैं, उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सांप, एरा, तो सपेरा, सांप एरा। तो कृतवाचक प्रत्यय त्र, आर, इया, ई, उआ, एरा और आदि उदाहरण इसके हैं। चलिए इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिए हैं हमें शब्द, यहाँ दिए प्रत्यय और यहाँ पे उसके निर्मित शब्द, मतलब कि एग्जाम्पल। जैसे लोहा प्लस सोना, लोहा या सोना और उसके साथ में जुड़ गया आर, तो क्या बन गया, लोहार, लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सोनार। ठीक है, अन्य शब्द है कहार, इन्हीं के जैसे एक कहार शब्द बन जाता है। मुख, मुख शब्द पे इया जोड़ दिया तो बन गया मुखिया। अन्य शब्द हैं आड़तिया, सुखिया और दुखिया। तेल, तेल पे ई जोड़ दिया तो तेली। अन्य शब्द हैं धोबी, दुखी, सुखी, लालची। मछली, उआ तो मछुआ।
ठीक है। अन्य शब्द है टहलुआ, ठलुआ, सांप एरा, सापेरा, कशेरा, लुटेरा। कलाकार, कलाकार के जैसे चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार और संगीतकार इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है दुकान प्लस दार, दुकानदार। अन्य शब्द है जमींदार। गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला। अन्य शब्द है घर वाला, दूध वाला। नेक्स्ट है गाड़ी प्लस वान, तो गाड़ी वान, गाड़ी वान। अन्य शब्द है धनवान, बलवान। नेक्स्ट है लकड़ी प्लस हारा, तो लकड़ हारा। अन्य शब्द है चूड़ीहारा और पनिहारा। सेकेंड है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कर्ता के भाव का बोध कराते। किसके? कर्ता के भाव का बोध कराते, अर्थात भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं। कौन सी रचना करते हैं? भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित कहते हैं। जैसे पशु प्लस त्व, तो पशुत्व। प्रत्यय आई, आपा, ता, पन, इमा, त्व, आहट, आस आदि। चलिए इनके एग्जाम्पल्स और इनके शब्दों में प्रयोग देखते हैं। पहला है शब्द अच्छा, उसमें जोड़ा प्रत्यय आई तो बन गया अच्छाई। ऐसे ही बनेगा बुराई, भलाई, चतुराई, पंडिताई। ये शब्द सब आपके क्या बता रहे हैं? ये भाव को बता रहे हैं, किसी संज्ञा के भाव को। बुरा ई, भला ई, चतुराई, सबके भाव को बता रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं। वैसे गरीब प्लस ई, गरीबी, गर्मी या नरमी। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा या पुजापा, मोटापा, इससे एग्जाम्पल हैं। मीठा और इसका प्रत्यय होगा आस, तो क्या बन गया? मिठास, खटास, बुरास। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लेखक, आवट, तो क्या बन गया? लिखावट, गिरावट, सजावट। ये शब्द किसको बता रहे हैं? भाव को बता रहे हैं। गरम प्लस आहट, गर्माहट, नरमाहट, कड़वाहट और चिकनाहट। संस्कृत के ता, त्व, य, इमा, अ प्रत्ययों से भी भाववाचक तद्धित शब्द बनते हैं। जैसे शब्द है और यहाँ प्रत्यय उसके निर्मित। संस्कृत के भी प्रत्यय इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे लघु प्लस ता, तो लघुता, प्रभुता, दासता, मानवता, दानवता और पशुता। देवत्व, देवत्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, गुरुत्व, अपनत्व, ममतत्व, ममत्व, महत्व, बंधुत्व और मनुष्यत्व। नेक्स्ट है सुंदर, सुंदर पे प्रत्यय जोड़ा य, बन गया सौंदर्य, माधुर्य, लालित्य। नेक्स्ट है लाल प्लस इमा, लालिमा, महिमा, गरिमा, मधुरिमा, नीलिमा और कालिमा। नेक्स्ट है गुरु, गुरु पे अ जोड़ा तो क्या बन गया? गौरव, राघव, दानव और मानव। नेक्स्ट है हमारे पास में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संबंधवाचक तद्धित में आते हैं जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संबंध का। तो वहाँ पे होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि नाना प्लस हाल, तो नानीहाल मतलब नाना का घर। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ससुर, प्रत्यय लगेगा आल तो बन जाएगा ससुराल। चाचा और एरा जुड़ जाएगा तो चचेरा। वैसे ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सब किसको बताते हैं? संबंध को बताते हैं। चाचा का बेटा, मामा का बेटा, फूफा का बेटा, मौसा का बेटा। किसका घर? ससुर का घर। भांजा, कौन? भांजा या भतीजा। भांजा, बहन का बेटा, भांजा। ठीक है, तो ये शब्द सब आपको क्या बता रहे हैं? संबंध को बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है दशरथ, उसमें जोड़ दिया ई तो क्या बन गया? दास रथी। बंगाल पे ई जोड़ दिया तो बंगाली। वैसे पंजाब पे ई जोड़ देंगे पंजाबी, गुजराती, बिहारी, राजस्थानी। क्या संबंध बता रहे? बंगाल में रहने वाला बंगाली, पंजाब में रहने वाला पंजाबी। तो ये संबंध बता रहे हैं ना, बंगाल में रहने वाले से व्यक्ति का। तो जहाँ पे संबंध बचाता है वहाँ पे होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। धर्म प्लस इक, धार्मिक।
ठीक है। धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति धार्मिक, इतिहास से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक, उद्योग से जुड़ा हुआ औद्योगिक, अर्थ से जुड़ा हुआ आर्थिक, भूगोल से जुड़ा हुआ भौगोलिक, साहित्य से जुड़ा हुआ साहित्यिक, नैतिक से जुड़ा हुआ नैतिक। पूर्व प्लस त्व, पौरात्य, पाश्चात्य, दक्षिणात्य। वसुदेव प्लस अ या अण तो वासुदेव, कौरव, पांडव, राघव, यादव। विशेष प्रत्यय हैं इसके ई, एक, त्व, अ। संस्कृत के अपत्यवाचक प्रत्यय हैं। ये शब्द जो है संस्कृत में यूज होते हैं। नेक्स्ट है उन या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊन या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार है। इसका अर्थ होता है जिन प्रत्ययों से बने शब्द लघुता का बोध कराते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को छोटा दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी, जैसे बाबू, ठीक है, बाबू यानी कि बच्चे को बोलते हैं, और उससे भी छोटा तो बबुआ। ठीक है, तो इसकी लघुता को जो शब्द बताते हैं उन्हें बोलते हैं लघु या लघुतावाचक या ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। उन्हें ऊन या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन इया जुड़ गया तो लुटिया, छोटी सी। प्रत्यय इसके हैं आ, या, ई, री, टी, ड़ी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बाबू प्लस आ बबुआ, तो क्या बन गया बटुआ। खाट प्लस इया खटिया, खाट बड़ी होती है लेकिन छोटी है तो उसको बोलते हैं इया लगा के खटिया। चुटिया, डिबिया इसके एग्जाम्पल है। कोठा प्लस ई तो बन गया कोठरी। छाता या छाता से छतरी। घंटा प्लस टी, घंटा मतलब बड़ा, लेकिन घंटी मतलब कि छोटी। घंटी, वैसी लंगोट से लंगोटी बन जाती है। चमड़ा, चमड़ी, वैसे पहाड़ से पहाड़ी। संदूक से संदूकड़ी। पंखु से पंखुड़ी। नेक्स्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से गुण का बोध होता है, किसका बोध होता है, गुण का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे आनंद प्लस इत तो आनंदित। इसके एग्जाम्पल हैं आ, इत, ई, आऊ, आलू, ईला, ईन, ऊ, वान, वती, भय आदि इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि भूख प्लस आ तो क्या बन गया भूखा। वैसे प्यास प्लस आ प्यासा। चिंता इत चिंतित। कथित, लिखित, फलित, हर्षित, पुष्पित, शोभित इसके एग्जाम्पल हैं। दया प्लस ई दयनीय, अनुकरणीय, वंदनीय, वांछनीय, स्मरणीय। नेक्स्ट है उपज प्लस आऊ उपजाऊ, पंडिताऊ इसके एग्जाम्पल हैं। कृपा प्लस आलू कृपालु, दयालु, ममतालु इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है चमक प्लस ईला चमकीला, बर्फीला, रंगीला, रशीला। कुल प्लस ईन कुलीन, रंगीन, मलिन। बाजार प्लस ऊ बाजारू, उदारू, पेटू। गुण प्लस वान गुणवान, दयावान, रूपवान, धनवान। धनवती, धनवती, गुणवती, मानवती, दानवती। नेक्स्ट है करुणा प्लस मय करुणामय, दयामय, गरिमामय। बुद्धि प्लस मति बुद्धिमती, रूपमती, गुणमती। विष प्लस एला विशैला, कशेला और गुशेला। नेक्स्ट प्रकार है हमारा क्रम या गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द संख्या के क्रम का बोध कराते हैं, मतलब जिनसे संख्या का पता चलता है वो होते क्रम या गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे 5 प्लस वा पांचवा। ऐसी ला, रा, घा, वा, हा, हरा और ठा जोड़ के बना सकते हैं। जैसे ला जोड़ के पहला, रा जोड़ के दूसरा या तीसरा। ठीक है, अब क्या बना सकते हैं आप, वा जोड़ के पांचवा, सातवां, नौवां, है ना। हरा जोड़ के एक हरा, दोहरा, और ठा जोड़ के छठा। ठीक है, इस तरीके से हम क्रम या गणनावाचक तद्धित प्रत्यय को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द समानता का बोध कराते हैं, समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे मोटा प्लस सा, कैसा है वो, मोटा सा है। कैसा है, मोटा सा। समानता बता रहे हैं, समानता का बोध हो रहा है। प्रत्यय है इसके सा या हरा। तो जैसे काला सा, छोटा सा, बड़ा सा,
पतला सा। हरा जोड़ के सुनहरा, रूप हरा, समानता दिखा रहा है, तो इसे बोलते हैं सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है परिमाणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं। किसकी? वस्तु की मात्रा का। जैसे थोड़ा सा, जरा सा, बहुत सा, तनिक सा आदि, ये सब परिणामवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक, जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द स्थान का संकेत करते हैं, उस जैसे जयपुर प्लस या, जयपुरिया, तो स्थान का बता रहा है कहाँ का है, ये जयपुर का है, जयपुरिया। या, ई, वाला, नी, वी इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए इनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे कि यदि इया है तो रामपुरिया, कानपुरिया, जोधपुरिया, मुंबईया, अमृतसरिया, रामगढ़िया, कोलकातिया। यदि ई है तो फरीदाबादी, बनारसी, बीकानेरी, हैदराबादी, इलाहाबादी। स्थान का बोध हो रहा है सब में। वाला, दिल्ली वाला, मथुरा वाला, मेरठ वाला। नी, बदायूनी, कुमाऊनी और राजस्थानी। वी, लखनवी, बरेलवी, दहलवी, हरियाणवी और लुधियानवी। तो ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय के प्रकार। अब देखते हैं कुछ उर्दू, अरबी, फारसी के प्रत्यय जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आना, सालाना, मेहनताना, हर जाना। नाक, खतरनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, खौफनाक। गार, मददगार, तलबगार। दार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, समझदार। खोर, जमाखोर, सूदखोर, हरामखोर, घूसखोर। बाज, चालबाज, धोखेबाज, गेंदबाज, बल्लेबाज, कबूतरबाज, पतंगबाज। गर, जादूगर, बाजीगर, कलईगर। खाना, जेल खाना, दवाखाना, ढाकखाना, तौफखाना। अब है एक से अधिक प्रत्ययों के योग से भी शब्दों की रचना होती है। जैसे भारत, ये दो प्रत्यय, जो एक उपसर्ग है ई और दूसरा है ता, उपसर्ग प्लस प्रत्यय, तो बन जाएगा भारतीयता। क्या बन गया? भारतीयता। ई प्रत्यय, दो प्रत्यय, ई भी और ता भी। जैसे राष्ट्रीयता, दोनों यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय ही है। एक से अधिक प्रत्यय प्लस प्रत्यय, दोनों, ई भी प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है, तो यह हो गया भारतीयता। वैसे राष्ट्रीयता, मानवीयता, प्राथमिकता, औद्योगिकता, सामाजिकता, मेहमानदारी, घूसखोरी, लौकिकता। तो इस तरीके से हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब आगे है कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, मतलब कि जो एक तो शब्द के आगे जुड़ेगा और दूसरा शब्द के अंत में जुड़ेगा, इससे भी हम शब्द बना सकते हैं। जैसे कि मान पे हम सामने जोड़ दें अप और पीछे जोड़ दें इत, तो पहले हो जाएगा अपमान और फिर जोड़ दें तो इत बन जाएगा, तो अपमानित। वैसे ही मान पे अभी जोड़ दें तो अभिमान, ये हो गया उपसर्ग, और बड़ी की ई जोड़ दें तो बन जाएगा अभिमानी। मतलब अभी जो है उपसर्ग मतलब पहले लग जाएगा और ई जो है प्रत्यय वो बाद में लग जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि समाज पे अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो असमाज, और इक जोड़ देंगे प्रत्यय तो असामाजिक। तंत्र पे स्व और ता जोड़ना है, स्व उपसर्ग है तो स्वतंत्र, और ता जोड़ देंगे प्रत्यय तो स्वतंत्रता। जैसे ही अधीन पे पर अधीन और ता जोड़ देंगे तो पराधीनता। वैसे ही परिश्रम प्लस ई परिश्रमी, पारिश्रमिक, सज्जनता, फिर बन जाएगा समानता, सम्मानित। देखिए वी अपना सामने जुड़ जाएगा और एक प्रत्यय बन के जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा व्यवहारिक। वैसे ही चलन बद ई तो बद चलन, और ई जोड़ दिया तो बद चलनी। बेईमान और ई जोड़ दिया तो बेईमानी। बद जोड़ दिया तो बदनाम और ई जोड़ दिया तो बदनामी। वैसे ही समझना प्लस ई तो ना जोड़ दिए तो बन गया ना समझ, और ई जोड़ दिए तो ना समझी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सारे उपसर्ग प्रत्यय समाप्त होते हैं। थैंक यू।